हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है तो हमें थोड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी है और मुझे थोड़ा सा जुकाम है, सो बी कोऑपरेटिव ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज़ सही से निकल नहीं रही है या फिर मुझे मेरी आवाज़ बहुत भारी भी आ रही होगी, हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडी सावरकर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मोहम्मद इकबाल के बारे में अच्छे से पढ़ा एंड आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। मोहम्मद इकबाल के आइडियाज़ किस तरीके से एक फाउंडेशनल आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसी तरीके से वीडी सावरकर हैं जो एक ऐसे नेशन की कल्पना करते हैं जहाँ पे हिंदुओं का राज हो या फिर हिंदुत्व की बात हो, जिसमें ये हिंदुज़म को बहुत ज़्यादा कोर आइडिया अपने रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत भी नहीं है। जिस तरीके से इकबाल ने एक आइडिया दिया कि आप इस्लाम के रास्ते पे चल के एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो, उसी तरीके से जो वीडी सावरकर है वो हिंदू आइडियोलॉजी पे चलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ हिंदूवादी हो, ठीक है। और एक ये सोच हो कि हिंदू नेशनलिज्म को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है, हिंदू आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा हम क्या करें, समझें। तो इसी डायरेक्शन में आज हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके फुल नेम को डिस्कस करेंगे। इनका वीडी सावरकर नाम है, ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं। आई होप आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो वीडी सावरकर का जिसने नाम ना सुना हो, ठीक है। सबने सुना होगा और आजकल तो हिंदू राष्ट्र की इतनी मांग जल्दी है तो ये तो सेंटर में रहते ही रहते हैं सबकी आइडियोलॉजी में, ठीक है। तो वीडी सावरकर का जो जन्म है वो 1883 में से 1996 इनका टाइम पीरियड रहा है और इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है, ठीक है। और इनको हम वीर सावरकर भी कहते हैं, ठीक है। इनको प्रोफेशन, इनकी अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं इंटरेस्ट रहा है। और उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तब पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन सा चला था इंडिपेंडेंस के लिए, जितनी भी कॉलोनी वगैरह बनी हुई थी। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारे लीडर्स, काफ़ी सारे चेहरे ऐसे देखने को मिलते हैं जो इस लड़ाई में सबसे आगे थे, ठीक है, जो अपनी अपनी बातें लेकर आते हैं, जिनके बहुत बड़े संगठन बने हुए थे, जिनके लाखों में फॉलोअर्स थे और इनकी जो कृति थी या फिर उनकी रचनाएं थी वो आज भी हम पढ़ते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को आज भी हम समझते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक ये वीर सावरकर हैं जो कि एक राइटर भी रहे हैं, ठीक है, रेवोल्यूशनरी रहे हैं और एक थिंकर भी रहे हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन के इनका ज़्यादा फोकस रहता है कि हमें रेवोल्यूशन के थ्रू क्या करना चाहिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलानी चाहिए और एक ऐसे भारत की ये कल्पना करते हैं जहाँ पे सुख हो, शांति हो और हिंदुत्ववादी भावनाओं को क्या हो, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इनके अगर की रोल की बात करें, इनका जो मेजर रोल रहा है तो वो ही इज़ द पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और इंडिया, ठीक है। तो ये इंजेक्ट करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक हिंदू आइडियोलॉजी को। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका जो जन्म है वो 28 मई 1883 को बागौर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। अगर इनके इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पायर्ड बाय द फ्रीडम फाइटर्स एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। तो ये फ्रीडम फाइटर्स जितने भी रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा ये क्या रहे हैं, इंस्पायर रहे हैं। मैंने अभी बताया ये बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी भी थे। तो देखो रेवोल्यूशनरी कौन थे हमारे भारत के इतिहास अगर अपन थोड़ा, भगत सिंह थे और ये सुखदेव थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये सब रेवोल्यूशनरी में गिने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक दूसरा रास्ता चुना। गांधी जी ने एक सविनय का रास्ता चुना, सत्य का सत्याग्रह का रास्ता चुना। उसी तरीके से ये जो नौजवान थे उनको लगता था कि हम इस तरीके से भारत से ब्रिटिशर्स से कभी आज़ादी नहीं पा पाएंगे, जो कि ये लोग सच भी थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब बोला था इंडियन से कि आप हमारा साथ दो, हम उसके बाद आपको आज़ाद कर देंगे और हम जहाँ से चलें। लेकिन उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने हमें आज़ाद नहीं किया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम भी इन्होंने इस तरीके से बात रखी, लेकिन डिमांड तब पूरे दुनिया भर से थी, हर देश में कॉलोनीज़ में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही, तो थोड़ा मजबूरन जाना पड़ा, वरना वो तब भी नहीं जाते, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी वो हमारे जो यंगस्टर्स थे या फिर इन्हें हम देखने को मिलते हैं, भगत सिंह हो गए, इन सबको पहले समझ में आ गई थी कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, अपने मतलब के लिए आए हैं और इनका मतलब यहाँ पे पूरा हो रहा है तब तक ये स्थापित है, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके की सोच रखते हैं जो कि बिल्कुल सही भी थी उस टाइम की। लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे वो थोड़े से मतलब बोल सकते हैं बुजुर्ग भी हो गए थे और उनको एक आइडिया भी लगा था, क्योंकि उन्होंने और सारे देशों में सत्याग्रह किया हुआ था जिसमें वो पीसफुल मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा अर्ज करते थे लोगों से कि आप पीसफुली वहाँ के अपनी बात को मनवाओ, ठीक है। तो उनका मेथड अलग था और इनका मेथड अलग था। तो जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे थे महान, उनसे इंस्पायर्ड थे वीडी सावरकर, ठीक है। और उनका जो आइडिया था स्वराज, वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा क्या था, पसंद था और उन स्वराज के आइडिया से इंस्पायर थे। हमारा देश है, भारत देश है, इसको रूल भी कौन करेंगे, भारतीय रूल करेंगे, इस तरीके की सोच थी, ठीक है। एंड आगे देखेंगे ही स्टडीड एट फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें उन्होंने पढ़ाई की थी। बाद में ये लंदन चले गए थे लॉ की स्टडी के लिए, जिसमें इन्हें ग्रैन इन से मतलब कोई
है कोई इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है, मैंने तो सुना नहीं है। उस इंस्टीट्यूट से उन्होंने लंदन से क्या किया, लॉ की स्टडी की है, ठीक है। एंड ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन 1906 टू इंस्पायर इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड। और इन्होंने लंदन में ही क्या किया, फ्री इंडिया सोसाइटी करके स्टैब्लिश किया एक इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, अकेडमी को फाउंड किया। वहाँ पे जो अब्रॉड में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। ऐसा ही होता था उस टाइम, जब यहाँ के जो कुछ रिवोल्यूशनरी या फिर अच्छे परिवार के लोग थे जो बाहर पढ़ने जाते थे, और बाहर उन्हें और सारे लोग मिलते थे, आसपास के देश के मिलते थे, वो जब इकट्ठे हुआ करते थे किसी टी स्टॉल में कहीं, तो ये लोग इस तरीके की क्रांतिकारी बातें किया करते कि हमारे देश में भी ऐसा हो। देश प्रेमी थे लोग भाई, ऐसा नहीं था जो भी प्रेजेंट डे चल रहा है कि आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हो, फिर अपने देश में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस टाइम के लोग ऐसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग थी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेरिश करते थे वो अपने हार्ट में। तो वो हमेशा भारत के बारे में सोचते रहते थे, कहीं भी वो जाएँ, कहीं भी कुछ करें, ठीक है, चाहे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका गोल यही था कि हमें किसी भी तरीके से अपने भारत को क्या कराना है, आज़ाद कराना है। और उन्हीं में से एक वीडी सावरकर भी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। अगर हम बात करें तो ये एक एक्टिव मेंबर रहे हैं किसके, अभिनव भारत सोसाइटी थी, एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। सीक्रेट का मतलब है इसके बारे में लोगों को पता नहीं था ज़्यादा। जब आपने देखा था ना एचआरए की बात कर रही हूँ, जो मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, एच से ही कुछ शुरू है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की एक थी, मतलब उनकी जो बोल सकते हैं सोसाइटी थी, वो भी इस तरीके के काम करती थी। हिंदुत्व करके ऐसे कुछ था, एग्जैक्ट मेरे दिमाग से नाम नहीं आ रहा, मेरा दिमाग पता नहीं किधर है। तो क्या था इसमें कि ये लोग ना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या करते थे, तो ये डुक छुप की तो करते होंगे, ब्रिटिशर्स उस टाइम हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, उनकी पुलिस थी, उनकी सिविल सर्विसेज थी, हर चीज़ उनकी थी। तो ये सारे जो लोग थे वो छुप छुप के काम किए हुए थे, जिस तरीके से भारत में 1857 की क्रांति छुप छुप के हुई थी। जो लेटर्स वगैरह थे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो किस तरीके से रोटियों में और कमल के पत्तों में दबा के एक से दूसरी जगह सर्कुलेट हुआ करती थी, इसी तरीके से ये सारे लोग क्या थे, छुप के काम किया करते थे। उसी तरीके से पूरे भारत में बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी बनी हुई थी जो इस तरीके के काम करती थी, जिसमें अभिनव भारत सोसाइटी एक बहुत ही अहम सोसाइटी थी, ठीक है, जो कि रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती थी, पूरी तरीके से फ्रेम करती थी, प्लान बनाती थी, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। ये वीडी सावरकर ने ही बुक लिखी है। ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इतना बड़ा भारत में, ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने ये पूरी बुक लिखी है, जिसको उन्होंने नेशनल वॉर बोला था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि भारत की सबसे बड़ी क्रांति हुई है 1857 क्रांति। तो इनकी बुक कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी रिमेंबर रखनी है, ठीक है। एंड ही एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ आर्म स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। और इन्होंने बोला है कि जो आप कह रहे हो ब्रिटिशर्स से कि प्लीज़ आप चले जाइए, हम आपसे सविनय करते हैं, अवज्ञा करते हैं, ये करते हैं, तो कहते कि ब्रिटिशर्स ऐसे कभी नहीं जाएंगे जब तक आप अपने हाथों में हथियार नहीं ले लेंगे। तो हाथों में हथियार लेने की जो आइडियोलॉजी थी वो वीडी सावरकर की रही है, और उन्होंने लोगों से कहा है कि आप अपने हाथों में कुल्हाड़ी ले लो, छुरी ले लो, जो भी लेना है, लाठी डंडे ले लो, ब्रिटिशर्स को अगर भगाना है तो हमें ऐसे ही भगाना होगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ठीक है। एंड बट अरेस्टेड बाय ब्रिटिश अथॉरिटी 1910 एंड सेंट टू 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज सेलुलर जेल अंडमान। अब देखो 1910 में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इनकी ऐसी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ रहती हैं, डुक छुप के किसी को मार रहे हैं और कहीं पर अटैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग पकड़ ही जाते थे बाद में, ठीक है। तो 1910 में ये पकड़ गए थे, फिर उन्हें 2 साल की सज़ा हुई थी, और उसमें जो अंडमान की जो सेलुलर जेल है उसमें इनको रखा गया था, ठीक है। इनकी कहानी बहुत बड़ी है, लाइफ इन्होंने अपने ऊपर भी एक पूरी बुक लिखी हुई है, तो वो अगर आपको पढ़नी हो उनके बारे में, मतलब हमें सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ने हैं इनकी, ना कि इनकी कहानी पढ़नी है, ठीक है। सेलुलर जेल में ये कैसे रहे, कैसे नहीं रहे, कैदियों की ज़िंदगी सुधारी उन्होंने, लोगों को इंस्पायर किया, वो चीज़ें अलग आ जाती हैं। बाकी हमारा जो सिलेबस है हम उससे स्टिक रहेंगे, ठीक है। एग्जाम पास में आ रहा है, वो जो पढ़ना बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, अननेसेसरी चीज़ें हम बाद में भी कवर कर लेंगे। फिर हम देखेंगे द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज। अब देखो इनका थोड़ा सा पीरियड देख लेते हैं, किस तरीके से इनको जेल में डाला गया और कब ये जेल से बाहर आए। तो ये सेलुलर जेल में 1911 से 1924 तक रहे, ठीक है। एंड फेस सिवियर टॉर्चर बट कंटिन्यू इंटेलेक्चुअल वर्क। इन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिवियर टॉर्चर को फेस किया था, ठीक है। उनको सेलुलर जेल में क्या होता था, उन कैदियों को रखा जाता था जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते थे, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा वैसा समझा जाता था कि ये हमारे भारत की शांति के लिए बहुत ज़्यादा कैसे हैं, बुरे हैं। देखो ब्रिटिशर्स की नज़रों में जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स थे वो
कौन हुए? आतंकवादी हुए। और हम लोग, हमारे लिए वो कौन हुए? फ्रीडम फाइटर्स हुए। भारत के जो भगत सिंह थे, ये सारे लोग थे, ये सब ब्रिटिशर्स की नज़रों में क्या से थे? आतंकवादी थे, ठीक है, देशद्रोही थे। लेकिन हमारी नज़रों में ये क्या है? हमारी नज़रों में ये रिवोल्यूशनरी थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव अलग अलग चेंज हो जाता है। तो कहते हैं कि जो सेलुलर जेल है उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा कड़ी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, लेकिन इनका जो इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, लिखाई पढ़ाई का, वो ये कंटिन्यू रखते हैं। वहाँ से भी कई सारी चीज़ों को लिखते रहते हैं और अपने आसपास के साथियों को भी इंस्पायर करते रहते हैं। एंड ही ऑल्सो रोट ऐसे एंड पोएम्स प्रमोटिंग पेट्रियटिज्म। और इन्होंने क्या किया, उस जेल में रहते ही कई सारे ऐसे लिखे, ठीक है, और कई सारी ऐसी कविताएं लिखी जिससे क्या होता है, लोगों में देशभक्ति की भावना और भी ज़्यादा जागृत हो गई। ही वॉज रिलीज्ड इन 1924 अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन कन्फाइंड टू रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट टिल 1937। इनको 1924 में रिलीज़ तो कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गई थी। मतलब इन्हें रिलीज़ करने के बाद भी इन पे नज़र रखी गई थी। और 1937 में इनको, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, इनको फिर भी कन्फाइन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इनके टाइम पीरियड में, जो इम्प्रिजनमेंट पीरियड था और रिलीजिंग पीरियड था। देखो, ये एक बहुत बड़े, बोल सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, ठीक है। लोगों को भाषण देते थे, सरकार को लगता था भड़काऊ भाषण है, लेकिन ये लोगों से अर्ज करते थे कि आपको सामने आना चाहिए, आपको आर्म्स स्ट्रगल करना चाहिए। गांधी जी सिर्फ बातें करते हैं, ये बोल नहीं पाते। बाद में इन पे एक एलिगेशन ये लगता है कि इन्होंने गांधी जी को भी मरवाया था। जो पूरी गांधी जी की स्ट्रेटजी बनी थी, या गांधी जी की जो पूरी वो एक, बोल सकते हैं, प्लान बनाया था मारने का, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। ये चीज़ें बाद में समझ में आई। तो गांधी जी के आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे इन रिवोल्यूशनरी आइडियाज से, ठीक है। वो कहते हैं कि ब्रिटेन मतलब ब्रिटिशर्स के साथ रह के इवोल्यूशनरी चेंज लाओ, लेकिन ये जो रिवोल्यूशनरी थिंकर्स है, वो कहते हैं नहीं, हम सडन चेंजेस लाएंगे, हम रिवोल्यूशन के थ्रू चेंजेस लाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यही क्या करती है, हेट्रेड की फीलिंग को प्रमोट करती है दो सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे पॉलिटिकल करियर आफ्टर रिलीज। तो जब ये रिलीज हो गए थे जेल से, उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर कैसे बना। तो देखो, बाद में उन्होंने क्या किया, हिंदू महासभा को ज्वाइन किया जेल से निकलने के बाद, और इसके बाद में चल के बहुत बड़े प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। 1937 से 1943 के बीच में ये प्रेसिडेंट रहे हिंदू महासभा के। जो हिंदू महासभा है, वही आप ये समझ लो, हिंदू जो आरएसएस है, जो हिंदू आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, जिनके आइडियाज़ हिंदुइज्म के सेंटर में रहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और आइडियाज़ के क्या हैं, ये बहुत बड़े प्रोपाउंडर रहे। एंड ही अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट, आर्ग्यूइंग इट वुड हेल्प ब्रिटिश एनिमीज। और उन्होंने क्या किया, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया। इनका ये मानना था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो एक तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, मदद कर रही है अपने ही पैर भारत में जमाने के लिए, ठीक है। इस तरीके की सोच थी इनकी। हर चीज़ पर लोगों की अलग अलग सोच होती है, ठीक है। एंड ही एडवोकेटेड फॉर द मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड हिंदू यूनिटी। और उन्होंने बोला कि सारे जो हिंदू हैं वो उनको एक हो जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए, और सबको अपने हाथों में हथियार ले लेने चाहिए अगर हमें ब्रिटिशर से किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए तो, ठीक है। एंड ही ऑल्सो प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन। और ये वही है जिन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजी निकाली थी कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत किसका होगा, हिंदुओं का होगा, ठीक है। इस तरीके की बातें भी इन्होंने कही थी। आगे देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। अब इनका हिंदुत्व का हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि हिंदुत्व के जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों से कहना क्या चाह रहे हैं, लोगों को समझाना क्या चाह रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू, जो 1923 में पब्लिश होती है, जिसमें ये कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व कल्चरल पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जिसमें ये कहते हैं कि हिंदुइज्म एज अ रिलीजन अलग है, और हिंदुत्व जो आइडेंटिटी है वो एक कल्चरल पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। और ये डिफाइन करते हैं एक हिंदू को, द वन हु रिगार्ड इंडिया एज हिज फादरलैंड, ठीक है। तो उनका मानना है हिंदू वही है जो क्या करता है, अपने भारत को, जिसको पितृभूमि कहता है, ठीक है। और जो भारत की भूमि को होली लैंड कहता है, जिसको पुण्य भूमि कहता है, ठीक है। मतलब यही है कि भारत की धरती है, भारत माता है, इसको हमें शीश झुकाना चाहिए, ठीक है, इसकी पूजा करना चाहिए। और हमारे अंदर जो फ्रेटर्निटी की एक जो फीलिंग है, स्पिरिट है, उसको क्या करता है, ये बूस्ट करता है, ठीक है। जब हम सब मिलके एक बात कहते हैं कि हम भारत के देशवासी हैं, हमारे अंदर भाईचारे की भावना है, तो हम सब के अंदर एकदम से
हो जाता है ना, मतलब वाओ फीलिंग आती है एक बढ़िया वाली। सब हम लोग अर्ज करते हैं हाँ हम सब एक ही हैं, एक भाई हैं, एक बहन है, रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन। एक टेरिटरी जो बाउंड टेरिटरी होती है उसमें हमारी एक जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है वो जग जाती है हमारे अंदर अंदर। तो वही क्या करते हैं, ये वीडी सावरकर होता है, वो लोगों में इम्पोज करना चाहते हैं कि हमारी पितृभूमि है, ठीक है, हमारे पिताओं की भूमि है, हमारी मातृभूमि है, कौन, भारत, ठीक है, हम यहाँ पे जन्मे हुए हैं तो ये लैंड हमारी ही होनी चाहिए अल्टीमेटली। एंड ही ऑल्सो एम्फोसाइज द यूनिटी ऑफ ऑल हिंदूज अंडर द कल्चरल एंड द हिस्ट्री। और ये क्या करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं कि जितने भी हिंदू हैं भारत में वो सारे मिलकर एक हो जाएं, ठीक है, और एक कल्चर और हिस्ट्री को क्या करें ये लोग एम्फोसाइज करें, या फिर एक यूनिटी दिखाएं अपने कल्चर में और अपने हिस्ट्री के प्रति। ये लोगों से अर्ज करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, अब ठीक है, हाँ, तो इनके जो की पॉलिटिकल आइडियाज़ रहे हैं हम यहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं नेशन एज अ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी रूटेड इन हिंदू सिविलाइजेशन। मतलब इनका मानना है जो हमारी जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो हिस्टोरिकली एक हिंदू सिविलाइजेशन में रूटेड है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत हिंदुओं की ही भूमि थी। ये जितने भी मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, जितने भी आए हैं वो माइग्रेट होकर ही तो आए हैं, ठीक है। उनके दादा परदादा वो सारे लोग यहाँ आए हैं, कुछ यहाँ पे कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि उन्हें कुछ फोर्सफुली कन्वर्ट हुए थे और कुछ लोग इसलिए कन्वर्ट हुए थे क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट किया था इस्लाम ने, ठीक है। फिर उस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो वीडी सावर का ये कहना है कि एज अ लैंड, एज अ फादरलैंड हम सारे ही हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू सिविलाइजेशन से ही हम निकले हुए हैं। फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म की अगर बात करें तो ये सेल्फ डिफेंस और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं। इनका मानना है कि हमें मिलिटरीली और सेल्फ प्रिपेयर रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब इनका मानना है कि हम मतलब वही है, थोड़े रिवोल्यूशनरी थॉट हैं, आइडियाज़ हैं इनको। ये ब्रिटिशर्स को प्यार से नहीं, मतलब डरा धमका के निकालने की कोशिश करते हैं और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। देखो, अगर आप 1947 के और उससे पहले के टाइम पीरियड की बात करें जब ये वीडी सावरकर रहे हैं, तो मैं इस टाइम पीरियड मैं पूरी तरीके से गांधी जी को सपोर्ट करती हूँ, पूरी पूरी तरीके से, ठीक है। तुम एक ऐसी बड़ी महाशक्ति से लड़ने जा रहे हो जो जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं, जिसके पास हर चीज़ है, जिसने पेन से लेकर तुम्हारी नीडल तक बनाई है, जिसने गन से लेकर तुम्हारा गन पाउडर सब बनाया है। तुम उन लोगों से हाथ डंडे से लड़ोगे, आई मीन सीरियसली, तुम डंडे खुरपी कुल्हाड़ी से उनसे लड़ोगे और वो तुम्हें बंदूक से मार गिराएंगे। एक ऐसा रेवोल्यूशन आप खुद इमेजिन करके देखो 1946 1947 में, जब सब कुछ उनके हाथ में है और भारत के सारे इतने नागरिक हैं, वो एक रेवोल्यूशन करने लगे कि हम हाथ हथौड़ी से लोगों को मारेंगे। तुम सोच सकते हो इतना बड़ा रेवोल्यूशन होता है और भारत को मारा जा सकता? नहीं भाई। ब्रिटिशर्स को भगाया जा सकता है? ऐसा नहीं। जो गांधी जी ने कर दिखाया वो आपको लगता होगा अरे नहीं ऐसा नहीं होता वैसा होता, लेकिन जो गांधी ने किया वही सही रास्ता था और उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। चाहे वीडी सावरकर हुए, चाहे सॉरी टू से भगत सिंह हुए, लेकिन ये पॉसिबल था ही नहीं कि हम उनको उस तरीके से भगा सकते थे। तोप से उड़ा दिए जाते भारत के, कितने लोग मारे जाते, कितना खून खच्चर होता, इसका कोई इमेजिनेशन ही नहीं था। एक हिस्ट्री में जिस तरीके से आपने हिटलर की हिस्ट्री पढ़ी, उसने कितने लाखों करोड़ों ज्यूज को, जिप्सीज को, इन सारे लोगों को मारा था, उस तरीके से भारत में भी ये सब हो सकता था अगर इन आइडियाज़ को एक बहुत बड़ी चिंगारी मिल जाती, या फिर इन आइडिया को नेशनल मूवमेंट पे गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इन सारे लोगों ने भी सपोर्ट किया होता, तो ये चीज़ हमें भारत में देखने को मिलती, ठीक है। होपफुल कि हमारे भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं रही है। 1857 की क्रांति रही है, ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड नेशन पे, ठीक है, तो पूरे इंडिया एज अ नेशन पे हमें ऐसा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को नहीं मिला जिसमें लाखों करोड़ों लोग एक ही बार में मारे गए हों, ठीक है। तो अपने अपने आइडियाज़ है, मैंने अपने आइडियाज़ ऐसे शेयर कर दिए, मतलब मेरा ऐसे मानना है, मेरी ऐसी सोच है, मे भी आपकी सोच मुझसे डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। तो ये मिलिट्री नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, साथ में ये रैशनलिज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें कहते हैं क्रिटिकल ऑर्थोडॉक्स रिचुअल को ये क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग को भी क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो ही वर्क अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। तो इन्होंने क्या किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट क्या किया, काफ़ी सारे काम किए समाज में, और एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए तरफ ये लोगों को बढ़ाना चाहते थे। देखो क्योंकि भाई बाहर से पढ़ के आए हैं, लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, तो सही सीधी सी बात है इनके अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलप हुई होगी, ठीक है। एंड ही वॉज द क्रिटिक ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, क्योंकि इनका मानना था जो कांग्रेस है वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है और एक्सेसिव आइडलिज्म के रूट को फॉलो करती है, ठीक है। इनका मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर उनका साथ दे रही है, उनके ही बोलबाला गा रही है, और बहुत ज़्यादा आइडलिज्म की पॉलिटिक्स पे चल रही है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, कि ये रियलिटी पे तो आ ही नहीं रहे हैं, रियलिज्म पे तो फोकस कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सोचते थे कौन, वीडी सावरकर, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट इनका देखेंगे सावरकर के राइटिंग के और सावरकर की लेगेसी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले हम इनकी राइटिंग्स को देख लेंगे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में लिखी है। हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू 1923 में इन्होंने बुक लिखी है। ऐसे ऑन नेशनलिज्म एंड द सोशल रिफॉर्म भी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ सावरकर। सिक्स ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये भी इन्होंने लिखी है। कमला नमाजी जन्मथाल थेप माई लाइफ इम्प्रिजन, ठीक है। तो ये भी कहानी किसकी है? इनकी खुद की कहानी है, इन्होंने खुद लिखी है, ठीक है। सावरकर की अगर लेगेसी की बात करें, ही वॉज द फाइनर ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट थॉट। तो ये लोगों में हिंदुत्व नेशनलिज्म को इंजेक्ट करना चाह रहे थे, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी को और उनकी फीलिंग्स को, ठीक है। आज आप देख रहे हो कि इंडिया में कितना बड़ा क्रेज़ देखने को मिलता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम यहाँ पे सारे हिंदू लोग रहेंगे और ये जो हिंदू हैं वो पूरे भारत के मिलजुल के रहेंगे, एकता की बात करते हैं। तो जो वही आइडिया किसका है, कहाँ से निकल कर आया? बी डी सावरकर के थॉट से निकल कर आया है, ठीक है। एंड ही इंस्पायर्ड फॉर द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है उसकी आइडियोलॉजी इन्हीं पे बेस्ड चलती है, ठीक है। एंड क्रिटिसाइज फॉर द कम्युनल इंटरप्रिटेशन। अब देखो मैं आरएसएस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँ तो आरएसएस का इंडिपेंडेंस में कोई कंट्रीब्यूशन देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब आप गूगल कर लेना, बुक्स पढ़ लेना अच्छे से, कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर आप आरएसएस की बात करें तो उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं रहा है भारत को आज़ाद कराने में। आरएसएस ने सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लोगों के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। इंडिया में रह के कल्चरल यूनिटी बनाने की कोशिश की है, लोगों को कल्चरली इकट्ठा करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंस के काम में इनका कोई हाथ नहीं रहा है, ठीक है। एंड क्रिटिसाइज फॉर द कम्युनल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिज्म, और ये क्रिटिसाइज करते हैं कम्युनल इंटरप्रिटेशन का, किसमें? नेशनलिज्म में। एंड इस थॉट शेप मॉडर्न राइट विंग पॉलिटिक्स इन इंडिया, और आज की जो राइट विंग पॉलिटिक्स होती है भारत में, जिस तरीके से बीजेपी चला रही है भारत को, तो इनकी जो आइडियोलॉजी है किस तरीके से चला रहे हैं वो सब जानते हैं, ठीक है, किसी से छुपी नहीं है। तो ये कहाँ से आई है इनकी सोच? ये वी डी सावरकर से ही आई है, ठीक है। बहुत सारे लोग वी डी सावरकर को पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग वी डी सावरकर को पसंद करते हैं, ठीक है। डिसाइड आपको करना है आपको ये थिंकर कैसे लगे यार, कैसे नहीं लगे, बट हाँ एग्ज़ाम की वजह से आपको याद रखना है। थिंकर का नहीं पता कि अच्छे लगे नहीं बट लगे, क्योंकि हम लाखों करोड़ों थिंकर्स पढ़ते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं। हर इंसान अपने आप में एक थिंकर फिलोसफर है, ठीक है। किसके आइडियाज़ हमें इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, किसके नहीं कर पाते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उस इंसान के ऊपर, ठीक है। हम सुनते सबके हैं, करते मन के हैं, उसी तरीके से हमारे विचार भी, सबके दिमाग के विचार हमें पता होने चाहिए, सबकी सोच हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हमें किसकी सोच प्रभावित करेगी यही हम तय करेंगे, ठीक है, ना कि वो दूसरा। एंड रिमेंबर एज अ फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, तो इनको याद किया जाता है एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर और साथ में समाज सुधारक के तौर पर भी, ठीक है। इनका एक क्रिटिकल इवेल्युएशन देखेंगे तो इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कहता है कि ही एडवोकेट यूनिटी स्ट्रेंथ एंड द प्राइड इन नेशनल इंडियन कल्चर, ठीक है। तो इनको इसलिए तारीफ़ की जाती है क्योंकि उन्होंने एक भारत में एक यूनिटी की स्ट्रेंथ की, और भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो ट्रेडिशन है उसके अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा प्राइड नेशनलिज्म करने की कोशिश की, ठीक है। हमें अपने भारत के कल्चर पे, आइडेंटिटी पे, नेशनलिज्म पे, इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। ये चीज़ हमें किसने सिखाई? वी डी सावरकर ने सिखाई, ठीक है। एंड फॉट फॉर द सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल रीजनरेशन, और इन्होंने किस लिए लड़ाई की? सोशल रिफॉर्म के लिए लड़ाई की, ठीक है, और नेशनल रीजनरेशन के लिए लड़ाई की, ताकि भारत में क्या है दोबारा से लोगों के मन में एक एकाग्रता आए, लोगों के मन में यह आए हमारा देश है, हमें ही बचाना है, हमें ही इसके लिए काम करना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबका क्रिटिसिज्म हुआ तो आप कैसे बच जाओगे? हिज हिंदुत्व कॉन्सेप्ट सीन एज एक्सक्लूशनरी टुवर्ड्स द माइनॉरिटी, इनका जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट था जिसमें ये हिंदू लोगों को ही बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, सेंटर में रख रहे हैं, तो कुछ जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं इनकी इस सोच से क्या है, जो माइनॉरिटी लोग हैं भारत में रहने वाले, कई सारे धर्म के लोग हैं, चाहे सिख हो गए, चाहे बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, तो ये अपने आप को एक्सक्लूशनरी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सही बात है, कर ही रहे होंगे, जब आप एक कम्युनिटी को उठा लोगे तो दूसरे लोग यही फील करेंगे, फिर उनके अंदर आप कैसे जागृत करोगे कि तुम्हारा भी भारत है, तुम्हारे अंदर भी ये भावना आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबकी मदरलैंड है, सबको रेस्पेक्ट करना है, सबको साथ में रहना है। एंड ही अपोज द गांधी मेथड ऑफ नॉन वायलेंस, और जो गांधी का नॉन वायलेंस का मेथड था उसको बहुत बड़े अपोज करते हैं, क्रिटिक करते हैं। एंड एलेज कनेक्शन टू द गांधी असैसिनेशन एक्विटेंस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस, देखो इनका बहुत बड़ा हाथ हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने जो नाथूराम गॉडसे थे उनके साथ मिलकर गांधी जी की जो प्लानिंग की थी मारने की पूरी, लेकिन इनको डायरेक्ट हम नहीं जोड़ पाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ हमें बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिले थे। लेकिन हाँ जो कहानियाँ हैं उस टाइम की मेजर वर्क है वो सब इनका नाम लेती हैं कि नाथूराम गॉडसे के साथ साथ वी डी सावरकर भी मिले हुए थे, जिसमें उन्होंने गांधी जी की हत्या का पूरा प्लान बनाया हुआ था, ठीक।
तो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, कंक्लूजन क्या कहता है उसको भी समझ लेंगे। एंड वी.डी. सावरकर वॉज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल थिंकर। तो जो वी.डी. सावरकर हैं उनको हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। वी.डी. सावरकर को बीजेपी वाले बहुत पूछते हैं, उनको बहुत मानते हैं, वहीं कांग्रेस वाले वी.डी. सावरकर को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। उनको एक कायर सावरकर कहते हैं इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ भी मिलकर इन्होंने बहुत सारा समझौता किया था। कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने कई सारी षड्यंत्र रचे थे, ठीक है। बाद में चल के इन पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगते हैं। टॉपिक ऑफ डिबेट है, बहुत अच्छे हैं। वी.डी. सावरकर खुद नहीं है, लेकिन अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई छोड़ गई है, ठीक है। एक मल्टी डायमेंशनल थिंकर देखने को मिलते हैं जिन्होंने कई सारे डायमेंशनल एरिया में सोचा, ठीक है, चीज़ों को देखा। लेकिन इनकी सोच इन्हें सबसे अलग इसीलिए करती है क्योंकि उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े बोल सकते हैं कम्युनिटी को सपोर्ट किया जो कि हिंदू हैं, और बाकी सब चीज़ों को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। भारत सिर्फ भारतवासियों की है और भारतवासियों में भी सिर्फ हिंदुओं की, इस तरीके की आइडिया को ये प्रमोट करते थे, ठीक है। एंड कंबाइन रिवोल्यूशनरी ज़ील विद आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म। इनके जो थॉट्स थे वो क्या करते थे, जो रिवोल्यूशनरी ज़ील थी। रिवोल्यूशनरी ज़ील का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो जो रिवोल्यूशनरी था कि भाई हथियार ले लो, हमें लड़ना है ब्रिटिशर्स से, कांग्रेस पार्टी बहुत गलत है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रही है, हमें उल्लू बना रही है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म में क्या किया उन्होंने, तब्दील कर दिया, ठीक है। इनका नेशनलिज्म का मतलब अलग था, गांधी जी के नेशनलिज्म का मतलब अलग था, नेहरू जी के नेशनलिज्म का मतलब अलग था, सारी चीज़ों का मतलब अलग था, और सबको क्या करना था, भारत, और गोल सबका एक ही था, इंडिपेंडेंस दिलाना इंडिया को, ठीक है। तो सबके कॉन्ट्रीब्यूशन भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझने हैं। एंड हिज आइडिया ऑफ हिंदुत्व, कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनल स्ट्रेंथ रिमेन सिग्निफिकेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और इनके जो आइडियाज़ हैं, चाहे हिंदुत्व के आइडिया होगा, ठीक है, अभी जितना चल रहा है, कल्चरल आइडेंटिटी का आइडिया हो गया और नेशनल स्ट्रेंथ का आइडिया हो गया, वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। भारत में तो ये समझ लो कि बिना धर्म के, बिना जात पात के राजनीति हो ही नहीं सकती। अगर बीजेपी धर्म के मुद्दे पर राजनीति करती है तो सपा किसी एक पर्टिकुलर जात के मुद्दे पर राजनीति करती है, कांग्रेस भी किसी न किसी मुद्दे पे मतलब राजनीति करती है। सब लोगों के अपने अपने वोट बैंक बने हुए हैं कि हमें इस सेक्शन से इतने इतने वोट मिलने हैं और हमें इस सेक्शन को कभी भी नाराज़ नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वी.डी. सावरकर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वी.डी. सावरकर के बारे में समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आइडिया समझने थे आपने, आइडिया समझ लिए, वीडियो समझ में आई होगी तो वेरी गुड, एंड नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना है, एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ते रहो अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहो, ठीक है। बाय बाय।